नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम एग्री इन्फॉर्मेटिक्स या इंट्रोडक्शंस कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से देखेंगे। यह बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। तो यदि आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो आप सेशन को आपके साथियों को शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम एग्री इन्फॉर्मेटिक्स या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का है। तो आप उनको शेयर कर दीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वीएलएसआई, ऑप्शन सी है एआई, ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। तो जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जनरेशन पे। तो जनरेशन पे बेस्ड सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें जैसे कि दे रखा फर्स्ट जनरेशन तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित रहते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रहते हैं वो 1940 से 1956 के बीच के जितने भी कंप्यूटर रहते हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सेकंड जनरेशन में 1956 से 1964 के बीच में। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1970 के बीच में आते हैं। फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1984 और फिफ्थ जनरेशन में 1985 से आज तक। तो जो फर्स्ट जनरेशन में इसमें महत्वपूर्ण यह है कि एक तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है इनको तैयार करने में। और इनमें जो मुख्य कंप्यूटर रहते हैं वो इनएक रहते हैं, एडसेक रहते हैं, एडवेक रहते हैं और यूनिवेक रहते हैं। और इनके सभी के फुल फॉर्म भी याद रखने हैं तो फुल फॉर्म भी दे रखे हैं नीचे, तो अपन वो भी देखेंगे। सेकेंड जनरेशन जो रहती है वो 1956 से 1964 के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स तैयार किए वह सेकेंड जनरेशन में आते हैं और उसमें यूज़ किया जाता है तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर है तो IBM 14 और PDP-8 कंप्यूटर है। ठीक है, IBM और PDP। IBM का क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी रहती है तो उसके द्वारा तैयार किया गया IBM कंप्यूटर। और PDP फोर्टन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और सेकेंड जनरेशन में फोर्टोन लैंग्वेज है, एल्गोल है, कोबॉल है। ठीक है, अब जो थर्ड जनरेशन देखते हैं अब हम। थर्ड जनरेशन में क्या है तो 1964 से 1970 के बीच में जितने भी कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं वो थर्ड जनरेशन में आते हैं। इसमें आईसी सर्किट का उपयोग किया जाता है और आईसी सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें किसका उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसमें जो चिप तैयार की जाती है वो सिलिकॉन के द्वारा तैयार की जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी उठ सकता है कि किसके द्वारा कौन सी धातु, तो सिलिकॉन आती है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आएंगे, IBM 360 सीरीज, ICL 1900, ICL 2900, PDP 11 और बेसिक लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिक का फुल फॉर्म याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है मतलब कि और नेक्स्ट देखते हैं हम। फोर्थ जनरेशन 1971 और 1984, 1971 से 1984 तक के बीच में फोर्थ जनरेशन या चौथी जनरेशन आती है कंप्यूटर की। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VLSI, यहाँ दे रखा है VLSI। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है और इसमें जो कंप्यूटर आते हैं इंटेल 4004 और एप्पल का सेकेंड। ठीक है, और जो फिफ्थ जनरेशन है तो इसमें AI का यूज़ किया जाता है, महत्वपूर्ण ही है इसमें AI का। और जितने भी अपने कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटपैड हो गए सारे ही, तो वो किस में आएंगे, स्मार्टफोन से ये फिफ्थ जनरेशन में आएंगे। 1985 से आज तक के इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है जिसको ULSI कहते हैं। और VLSI में फोर्थ जनरेशन आएगा और फिफ्थ जनरेशन में ULSI आएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, इनके फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारी एग्जाम के पर्पज से। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है एडसेक का, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एनएक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और एडवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवेक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट जो कि हमारे द्वारा इनपुट किया जाता है, डाटा को भेजना, इनपुट करना। ठीक है, या देना। आउटपुट मतलब कि मिलना, उधर से हमें प्राप्त होना, उसे आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है क्योंकि प्रिंटर से हमें कॉपी मिलती है, आउटपुट। स्पीकर से हमें साउंड मिलता है, यह भी आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर, जो मॉनिटर रहता है उससे हम विजुअल करके मतलब कि देख सकते, वीडियो देखते हैं तो उससे आउटपुट मिलता है, वो मॉनिटर भी हमें आउटपुट देता है।
स्कैनर, स्कैनर हमारे द्वारा हम कॉपी को स्कैन करते मतलब कि इनपुट करते हैं, ये इनपुट दिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, इनपुट। अब इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड से हम किसी भी की को इनपुट कर किया जाता है, माउस से भी क्लिक करके हम इनपुट करते हैं। स्कैनर से कॉपी, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन से हमारी वॉइस को कैप्चर किया जाता है, इनपुट किया जाता है। टच स्क्रीन हम हमारे द्वारा टच करते हैं। जॉयस्टिक, वेब कैमरा, कैमरा से भी कैप्चर किया जाता है, ठीक है। ग्राफिक्स से टैबलेट, गेम कंट्रोलर, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, टच पैड, डिजिटल कैमरा, ये सारे ही केस के एग्जाम्पल, इनपुट के एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट में जैसे कि मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले करता है, ये वीडियो को डिस्प्ले करता है। प्रिंटर से हमें कॉपी मिलती है, स्पीकर से हमें साउंड मिलता है, प्रोजेक्टर से भी हमें विजुअल मतलब कि देख सकते हैं हम वीडियो कुछ भी। हेडफोन से हम गाने सुन सकते हैं, इससे भी हमें आउटपुट मिलता है। प्लॉटर हो गया, ब्रेलर, रीडर, एलईडी, डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड, ये सभी किसके एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस के। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कॉपी को इनपुट करके स्कैन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो रैम है, कैश है, या रोम है, या हार्ड डिस्क। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, हार्ड डिस्क। जो द्वितीयक मेमोरी का एग्जाम्पल है या सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क का, इसमें जैसे कि एस एस डी का फुल फॉर्म याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस में क्या आता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। डीवीडी, एसडी, सीडी कार्ड, एनएसएस, नेटवर्क का अटैच्ड स्टोरेज, ये सारे ही सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। इसमें जैसे कि डिफरेंस भी आ सकता है, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में रैम और रोम में डिफरेंस भी कर लीजिएगा यदि डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो। ALU स्टैंडर्ड्स फॉर अराइथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कंपोनेंट ही होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए होता है अराइथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक ALU हो गया तो अराइथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक CU होता है तो कंट्रोल यूनिट होती है, एक MU होता है तो मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना KB, MB और GB और TB। तो KB किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, और तो इसमें क्या है? तो KB, MB और GB और TB में जो संबंध है, तो हमारा KB सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा MB आता है। तो हम वो देख लेते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर है हमारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, TB सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा GB, उससे बड़ा, उससे छोटा MB, उससे छोटा KB, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। ALU भी हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क पर। विच इज़ ए नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, लाइनेक्स, MS ऑफिस, एंड्रॉयड। तो MS ऑफिस जो रहता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर सूट भी कहते हैं MS ऑफिस को। इसमें सारी चीज़ें मिलती है, इसको ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस होता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए यूज़फुल रहती है ऑफिस वर्क के लिए। तो इसलिए इसे ऑफिस सूट भी बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है MS ऑफिस को। GUI स्टैंड्स फॉर, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, GUI और CUI। तो देखो GUI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और CUI में क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही फुल फॉर्म याद रख लेना, इनके इंपॉर्टेंट है ये हमारी एग्जाम के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का एक घटक नहीं है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, आउटलुक और नोटपैड। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, नोटपैड। नोटपैड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का मतलब कि कंपनी का नहीं रहता है ये नोटपैड। आउटलुक एक ईमेल जैसा ही रहता है, जैसे कि गूगल में हमें ईमेल भेजने के लिए Gmail मिलता है कि नहीं, ऐसे ही MS माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक रहता है Gmail के लिए, ईमेल के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? लोटस, MS एक्सेल, पास्कल या नेटस्केप। तो लोटस तो भी नहीं होगा, MS एक्सेल भी नहीं है। पास्कल जो है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, 9th का C। पास्कल जो होती है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, J# है, J# हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, ठीक है।
और जावा स्क्रिप्ट हो गया, विजुअल बेसिक, वीबी, डॉट नेट, ये सारी कैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, HTML। अब नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र होता है, नेटस्केप के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका करेक्ट ऑप्शन तो देख लिया हमने, सी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो सी है, ठीक है, पास्कल। अब नेटस्केप क्या है, तो नेटस्केप एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिसे नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए ही बता रहा हूँ मैं। यह 1990 में के दशक में बहुत लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था। यह सबसे पहला वेब ब्राउज़र होगा नेटस्केप, ठीक है, था। और नेटस्केप नेविगेटर 1994 में जारी किया गया था और अपने समय का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था। 1994 में 1994 में नेटस्केप नेविगेटर का उपयोग किया जाता है। ईयर याद रखना, नेटस्केप नेविगेटर का 1994। अ कलेक्शन इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, आपस में संबंधित अभिलेखों का एक संग्रह कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्प्रेड शीट, टेस्ट फाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLL स्टैंड्स फॉर, HLL का फुल फॉर्म क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमन लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन, हाई लेमन लेसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा आते हैं, तो पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, C#, ये सभी कैसी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, अब एक बाइट एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो 10 बीट्स, 8 बीट्स से, 20 बीट्स से या 22 बीट्स से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, 8 बीट्स का। एक बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 8 बीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, मल्टी प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से द्वारा पूरा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग को पूरा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज, एक दस्तावेज को सहेजने या सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो भैया शॉर्टकट की सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारी एग्जाम के लिए। तो शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस जो एस रहता है ये सेव के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी जो रहता है प्रिंट के लिए, और कंट्रोल प्लस ए ये जो कि पूरा डॉक्यूमेंट रहता है ना, इसमें सारे ही टेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। वो टेस्ट हो या इमेज हो या कुछ भी हो। तो यदि हम कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करेंगे तो दोनों को साथ में क्लिक करने पर सारा ही जितना भी डॉक्यूमेंट में जितना भी मटेरियल है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस न्यू में यदि हम MS ऑफिस में कंट्रोल प्लस न्यू खोलेंगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा हमारे लिए, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा शॉर्टकट की टू सेव बटन, सेव डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो क्या है, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोम स्टैंड्स फॉर, प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी, सी ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डी ए पोर्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम रहता है, ये रोम के ही टाइप से रहते हैं, एक ई रोम रहता है, एक पी रोम रहता है, एक ई पी पी रोम रहता है, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फुल फॉर्म याद रख लेना, इनके रोम के टाइप्स कितने होते हैं। अब डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल फाइल साइज। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण ये है कि हमारे को एक्सेल के भी एक्सटेंशन को एक्सेल हो गया और वर्ड हो गया और पावर पॉइंट, इन तीनों के एक्सटेंशन को याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल तीनों ही दे रखे हैं हमारे MCQs में, तो हम पहले एक्सेल इसमें क्या दे रखा है एक्सेल की बात कर लेते हैं। तो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो XLS, डॉट XLS, या डॉक्स, या PPTX, या MDX। तो इनमें चारों के ही आ गए, चलो अच्छी बात है। तो इसमें जैसे कि डॉट XLS होता है ना, ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। यदि हम किसी फाइल को सेव करेंगे तो वह किस रूप में सेव होगी, तो डॉट XLS के रूप में सेव होगी, ठीक है। और डॉट DOC, तो यदि हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो वह किस में होगी, बी वाले ऑप्शन में, DOC में। और यदि किसी प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट की फाइल को हम सेव करते हैं प्रेजेंटेशन के रूप में, तो .PPTX के रूप में होगी सेव। और यदि हम किसी डाटाबेस फाइल या MS एक्सेस में जो भी फाइल हम तैयार करते हैं तो डाटाबेस के रूप में तैयार की जाती है, तो उस फाइल को हम .MDBX के रूप में सेव करते हैं। या इस टाइप, ये टाइप रहता है डॉक्यूमेंट का, टाइप रहता है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। XLS से हमें पता चल जाता है एक्सेल है,
डी .doc से वर्ड का पता चलता है, .pptx से हमें पावर पॉइंटर का पता चल जाता है, और MDBS से डाटाबेस का पता चल जाता है कि ये MS एक्सेस की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला H2O द 2 इज रिटर्न इन द विच इफेक्ट। और देखो फॉर्मूला H2O में दो किस प्रभाव में लिखा गया है, तो अपन को हिंदी पर फोकस न करते हुए हमें अंग्रेजी पर फोकस करना है फिलहाल। तो H2O में जो लिखा गया है इसमें दो चीज़ रहती है, एक तो जो नीचे लिखा गया है H2O ऊपर, और एक ऊपर भी लिखा जाता है। तो ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है उसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन देखे, ये हम होम मेनू पर क्लिक करेंगे, होम मेनू पर फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट में दो ऑप्शन दिखेंगे, एक सब स्क्रिप्ट वाला और एक सुपर स्क्रिप्ट वाला। और ये जो अभी फिलहाल में H2O लिखा गया है ये सब स्क्रिप्ट के इस पे लिखा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और यदि किसी में स्क्यूअर लगाना है, जैसे कि साइन स्क्यूअर, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन स्क्यूअर है तो ये सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसके ही पास में ऑप्शन रहता है सुपर स्क्रिप्ट का। तो फिलहाल अभी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, सब स्क्रिप्ट। इन द फॉर्मूला H2O द 2 इज रिटर्न इन विच इफेक्ट, तो सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मॉडल नहीं है, तो जो नेटवर्क का हिरेचिकल और रिलेशनल, ये तीनों ही डाटाबेस मॉडल है। ट्री जो है ये एक प्रकार का डाटाबेस मॉडल नहीं है MS एक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ है DML इन SQL इज। तो जो SQL में DML का पूरा रूप क्या होता है, तो डाटा मूविंग लैंग्वेज, डाटा मर्ज लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 19 का सी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें दोनों के फुल फॉर्म याद रख लेना, DML के भी और SQL के। SQL का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपाचे इज ए टाइप। अपाचे क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, वेब सर्वर। जो अपाचे होता है क्या है, होता है एक प्रकार का वेब सर्वर होता है अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन स्टैंड्स फॉर। अब ये नेटवर्क की बात हो गई, तो हमारे को पता होना चाहिए कि नेटवर्क का 3 टाइप से क्या होता है, हमारे इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो एक वैन हो गया, और एक लेन हो गया, और एक मेन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें वैन का पूछा है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। लेन का पूछा है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों ही फुल फॉर्म याद रख लेना। तो अब जैसे कि वैन का दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क है। और जैसे कि मेन का दे रखा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लेन का क्या आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल। बस बाकी तो दोनों वर्ड सेम ही रहेंगे, इसमें फर्स्ट वर्ड में ही चेंजेस आ रहा है, लेन, वेन और मेन में। याद रखना इसको। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को भी कहते हैं स्पूफ, स्नीफर, स्क्रिप्ट, स्पूल, स्पैम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, स्पैम। जो भी जंक ईमेल आती है तो वो हमारी किस में चले जाती है, स्पैम में चले जाती है। URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। और URL किन चीज़ों से, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो URL यूनिफॉर्म रिलायबल लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन डी आएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है URL। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी हमारी एग्जाम के पर्पज से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। इसमें HTTPS जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसमें एक फुल फॉर्म ये भी याद रखना, HTTPS का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो ये दे रखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, एस किसी किसी में लगा रहता है, एस लगा हुआ रहता है, वो वेरीफाइड रहती है, वह सिक्योर रहती है, वह हमारे लिए भी सिक्योर रहती है, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वह साइट। तो इसमें HTTPS जो है एक प्रकार का प्रोटोकॉल रहता है, और www.example.com यह डोमेन रहता है, डोमेन का नाम। और उसके बाद जो स्लैश में फोल्डर या page.html लिखा रहता है वो पाथ रहता है। उसके बाद जो ID या इक्वल टू 1 2 3 लिखी रहती है वो क्वेरी स्ट्रिंग रहती है। ठीक है, तो उससे पूरा ही एक प्रकार का पूरा URL बनता है, जिसमें प्रोटोकॉल आ जाता है, इसमें डोमेन नेम आ जाता है, फिर उसमें पाथ आता है, और उसमें क्या आ जाता है, क्वेरी स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, तो पूरा URL तैयार हो जाता है हमारा। और उसका फुल फॉर्म क्या रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि को कहा जाता है चिप, सीपीयू, बग या स्टोरेज डिवाइस। फिलहाल में 24 जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बग आएगा। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ भी एरर आता है तो उसमें बोलते हैं बग आ गया है, बग को ही हम बोलते हैं एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एमएस एक्सेल डाटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? टेबल, वर्कशीट, फॉर्म या मॉड्यूल्स। तो जो इसका करेक्ट है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल डाटाबेस में ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो वर्कशीट आएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा वर्कशीट। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना आप कि एमएस एक्सेस में कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, एक टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, क्वेरी हो गया, टेबल, फॉर्म और क्वेरी, और एक और यदि आता अभी बीच में तो हम देखेंगे। टेबल, फॉर्म, क्वेरी तो है ही सही। टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, क्वेरी, रिपोर्ट, हाँ याद आ गया, रिपोर्ट है एक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 4 चीज़ों से मिलकर एमएस एक्सेस बना होता है। टेबल हो गया, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? बस, मैश या रिंग। देखो बस भी एक टोपोलॉजी का ही प्रकार है, इसमें बस ऐसी लगी रहती है। ठीक है, ये बस है। और रिंग में कैसी रहेगी? रिंग में ऐसी रहेगी, तो यहाँ पर बने रहेंगे, ये टोपोलॉजी है। ठीक है, मैश। और मैश में क्या रहेगी? तो सब जुड़े भी रहते हैं एक दूसरे से, ये मैश टोपोलॉजी हो जाती है। और इसमें स्टार टोपोलॉजी में कैसा आएगा? एक और टोपोलॉजी रहती है इसकी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी है। अब फिलहाल कौन सी टोपोलॉजी नहीं रहती है हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी में? तो हैश टोपोलॉजी, जो हैश टोपोलॉजी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच फंक्शन इज इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? तो जो हमें देखो, जैसे कि संख्या को, नंबर को कैलकुलेट करना है कि कितने सेल्स में हमारे नंबर है, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं जो हमारा फंक्शन रहता है वो काउंट फंक्शन रहता है। और काउंट फंक्शन को लगाने के लिए हम इजिकल टू का यूज़ करके काउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, काउंट इसमें वैल्यू डालते हैं फर्स्ट, और फिर उसके बाद वैल्यू सेकेंड, जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है या कहाँ से कहाँ तक का हमें काउंट करना वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, काउंटर। द टर्म एफ स्टैंड्स फॉर। तो एफ का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, फाइल टेस्ट प्रोटोकॉल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, SMTP यूज्ड सेस द TCP पोर्ट। जो SMTP TCP पोर्ट का उपयोग करता है, तो कौन से TCP पोर्ट? तो इसमें जैसे कि 22, 24, 23, 25, ये एक प्रकार के नंबर नहीं है, ये TCP पोर्ट का नाम है। TCP 25, TCP 24 ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा TCP 25 एक प्रकार का नेटवर्क का पोर्ट होता है, TCP 25 एक प्रकार का नेटवर्क पोर्ट होता है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है। और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल सर्वरों के बीच ईमेल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारी एग्जाम के पर्पज़ से। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। एक कंप्यूटर एक उपकरण है, तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिकल है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर, हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एक कंप्यूटर भाषा को समझता है, तो ह्यूमन, जर्मन और मशीन लैंग्वेज या लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में भी 0 और 1 की लैंग्वेज को ये समझता है, ये बाइनरी अंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग मतलब कि क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का हिस्सा है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग का ही भाग होता है या CPU का भाग होता है। और इसके अंतर्गत और 2-3 आते हैं, एक मेमोरी यूनिट को ले लेना, एक कंट्रोल यूनिट को ले लेना और एक रजिस्टर जो है
यह भी सीपीयू के अंतर्गत आता है, और रजिस्टर और एएलयू ये सारे ही सीपीयू के भाग होते हैं। और जो सीपीयू किसको बोलते हैं आपको पता है? ये जो रहता है इसके अंदर ये पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी पार्ट रहते हैं वह तो सीपीयू कहलाते हैं। सीपीयू इसके अंदर रहता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, कैबिनेट रहता है, ठीक है। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि जो सीपीयू का जो भाग रहता है ऊपर का जो बॉक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू तो अंदर रहता है, एक चिप रहती है सीपीयू, ठीक है। मेनली एक छोटी चिप रहती है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था, स्क्रीन एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन, क्योंकि स्क्रीन से हमें विजुअल हो रहा है, हमें आउटपुट दे रही है स्क्रीन, हमें एक वीडियो या ग्राफिक्स देती है। www स्टैंड्स फॉर, www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विथ वेब। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट ऑप्शन क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। और यदि फॉर डब्ल्यू आ जाए, जैसे कि डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, इसमें जैसे कि 3 का याद है, लेकिन वो लास्ट वाले का पूछ लेता है कि लास्ट वाले का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलते हैं वॉर्म, ठीक है। वॉर्म कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GPU स्टैंड्स फॉर। GPU का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रिंटिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोडक्शन यूनिट या ग्राफिक्स प्राइमरी यूनिट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस स्टैंड्स फॉर ड्रॉ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से या डेल ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 बीट इज इक्वल टू, तो 2 बाइट, 1 बाइट या 4 बाइट या 3 बाइट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शंस ऑफ ईच रो एंड कॉलम्स इज एमएस एक्सेल शीट इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल शीट में प्रत्येक पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सेल। ये कॉलम हो गए हैं, ठीक है, और ये रो हो गई है। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हुआ तो ये हमारी क्या बन गई, सेल है। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, ये सेल है। ये किस में रहता है, एमएस एक्सेल में रहता है। देयर आर बिट्स इन 1 बाइट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एमएस एक्सेल सो हाउ मच इज वर्क शीट इन ईच वर्क बुक बाय डिफॉल्ट। एमएस एक्सेल में प्रत्येक कार्य पुस्तिका में डिफॉल्ट रूप से कितनी कार्य पत्रक होती है, तो हमारा ऑप्शन है 5, 2, 3 या 10। तो इसमें बाय डिफॉल्ट तो 3 होती है मुख्य रूप से, ठीक है। वर्कशीट जो बाय डिफॉल्ट होती है वो हमारी 3 होती है फिलहाल, और इसको यूज़र अपनी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेटिंग में चेंज भी कर सकता है, ठीक है। DBMS स्टैंड फॉर, DBMS का मतलब होता है डाटा बाइनरी मशीन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यदि वह इसके आगे आर लगा देता है तो इसका भी फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एमएस एक्सेस में हमने जैसे कि 4 कंपोनेंट की बात की थी, तो आ चुके हैं टेबल, रिपोर्ट, क्वेरी और फॉर्म। इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है एमएस एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेस कैसा है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रकार का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डक, चार्ल्स बेबन, चार्ल्स बक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। HDD, रैम, SSD, रोम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, रैम आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो इसमें से जितना भी डाटा वो सब गायब हो जाएगा। तो रैम होता है अस्थायी या वॉलेटाइल, और नॉन वॉलेटाइल में रोम आएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो नॉन रहता है इसमें, ठीक है। 44 का क्या आएगा, बी। डॉट मैट्रिक्स इज टाइप, प्रिंटर का टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी है, प्रिंटर का ही टाइप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर कॉपी टेस्ट। अब शॉर्टकट की भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए बोल रहे हैं, कॉपी के लिए। तो हम सारी देख लेते हैं। एक्स जो कंट्रोल+X रहती है कट करने के लिए रहती है। हम सारे डॉक्यूमेंट में जितना भी टाइप्स है उसको सिलेक्ट करके यदि हम कंट्रोल+X करेंगे तो उससे हमारा पूरा डाटा कट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। और वी है, तो वी से हमने जो डाटा को कट किया है
उसको किसी और डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करना है तो Ctrl+V को जब देंगे तो वह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वी पेस्ट के लिए, और Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+D या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है, फॉन्ट डायलॉग, ये Ctrl+D इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इससे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है Ctrl+D से। फिलहाल के तौर पे अभी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है Ctrl+C है, ठीक है। कॉपी टेस्ट में क्या आता है Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एक्सटेंशन नेम XLS। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए आएगा, .xls आएगा, ठीक है। विच ऑफ द एक्सटेंशन नेम ऑफ द एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है, .xls। स्लाइड शो फैसिलिटी प्रोवाइड इन द वर्ड एक्सेल पेज मेकर, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि स्लाइड शो हमें ये तीनों ही फैसिलिटी, तीनों ही मेंबर हमारे को फैसिलिटी नहीं देते हैं स्लाइड शो की। हमें कौन देता है स्लाइड शो की फैसिलिटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट देता है PPT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IP स्टैंड्स फॉर, IP का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकमिंग कॉल, इंटरनेट कॉल, इनकमिंग प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड्स है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब विच इज एट द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट। जो देखो कई दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट पृष्ठ आकार का, देखो कई सिस्टम में क्या सेटिंग अलग अलग रहती है। फिलहाल के तौर पे जो डिफ़ॉल्ट रूप से पेज खुलता है, हम यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो पेज खुलेगा तो वो हमारा कौन सा रहेगा। जैसे कि मैंने गया था मेरे सिस्टम पे ही, तो लेआउट पे गया, फिर लेआउट पे देखा वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से, तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो मेरे इसमें पेज खुला था वो A4 साइज़ में था, ठीक है। किसी किसी में लेटर भी रहता है, तो फिलहाल हमारे तौर पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, तो A4 साइज़ आएगा इसमें। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, A4 साइज। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, तो A4 साइज। वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट पृष्ठ का आकार कितना होता है, A4 साइज। यदि आपको अपने सिस्टम में चेक करना है तो आप जाएंगे लेआउट मेनू पर, लेआउट मेनू पर जाएंगे साइज पर, ठीक है। पेज सेटअप पर जाना, पेज सेटअप पर साइज मिलेगा, साइज करके आइकन, तो उस पर क्लिक करके A4 साइज, ऐसे कई साइज आ जाएंगे, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा होता है, एन एप्लीकेशन सूट होता है। अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, एन एप्लीकेशन सूट होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रहती है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, और कई चीज़ें रहती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रहती है। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट उपकरणों का उपयोग करके कोई स्टोर करता डाटा, इनपुट करता डाटा, व्यू और प्रिंट डाटा, स्कैन डाटा। मतलब कि आउटपुट डिवाइस, मतलब कि आउटपुट डिवाइस किसका, स्टोर करने को, स्टोर जो डाटा करते हैं हम उसको आउटपुट बोलते हैं, या इनपुट जो डाटा करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, या स्कैन करते हैं डाटा, स्कैन मतलब भी आउट इनपुट ही हो रहा है, तो हम देखते हैं या प्रिंट लेते हैं उसको आउटपुट डाटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब हमारा, अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक यू।